दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। डेली प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में पार्ट 4 में आज का सेशन में हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। गोल्डन प्रश्न एनसीईआरटी और बीएसईआर के लगभग 1000 प्रश्नों को मैं आपको हल करवाऊंगा। प्रश्नोत्तरी की डेली श्रृंखला में हम 10 प्रश्न रोजाना लेते हैं और आज के सेशन के जो 10 प्रश्न हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन शब्दावलियों में जैसे ऊपर आप देख रहे हैं विभेदन, जैसे आपको दिखाई दे रहा है विभेदन, श्रेणी गुंचन, टुलविंग, जैप, कौशल अधिगम आदि क्या है, इनके संबंध में प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं और प्रश्नों के माध्यम से हम इनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम प्रारंभ करते हैं आज के सेशन का। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्यीकरण के विपरीत कौन है? एक पद है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण के विपरीत कौन है? विभेदन, ऑप्शन बी है विलोपन, ऑप्शन सी है स्वतः पुनर्लाभ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सामान्यीकरण के विपरीत कौन सा शब्द आता है? तो सामान्यीकरण के विपरीत कौन सा शब्द है आप बताएं? विभेदन, विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ, इनमें से कोई नहीं। छपा नहीं, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपने उत्तर सोच लिया होगा। यहाँ पर हमारा आंसर है विभेदन। सामान्यीकरण के विपरीत विभेदन है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है? ये प्रमुख अधिगम की प्रक्रियाएं हैं, इम्पोर्टेंट लर्निंग प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत कुछ शब्दावलियां हैं कि लर्निंग कैसे होती है, तो उस प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो प्रमुख अधिगम की प्रक्रियाओं में पुनर्बलन आता है, उद्दीपक सामान्यीकरण आता है, विभेदन आता है, विलोपन आता है। इस प्रकार बहुत कई शब्दावलियाँ आती हैं। तो यहाँ पर हम एक शब्दावली ले रहे हैं आज, सामान्यीकरण। पहली शब्दावली सामान्यीकरण को मैं समझाता हूँ। पहले सामान्यीकरण का तात्पर्य है उद्दीपक सामान्यीकरण से। यहाँ पर जब कोई प्राणी या जीव जिसको अनुकूलित किया जाता है, अनुकूलन स्थापित किया जाता है, तो वहाँ पर समान उद्दीपक प्रस्तुत होने पर प्राणी जिस उद्दीपक के प्रति अनुकूलित है उसके समान ही अनुक्रिया कर देता है समान उद्दीपक के कारण, तो उसे उद्दीपक सामान्यीकरण की प्रोसेस कहा जाता है। इसका मैं विस्तार से वीडियो डालूंगा प्रमुख अधिगम की प्रक्रियाओं का, और हो सकता है कि मैं 1-2 दिन में लाइव भी आ जाऊं। तो आप सभी जैसी सूचना आपको मिल जाएगी, लाइव आऊँगा जब। यहाँ पर दूसरा शब्द है विभेदन। अब विभेदन क्या है? विभेदन सामान्यीकरण के बिल्कुल विपरीत पद है। विभेदन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई उद्दीपक है, मूल जो उद्दीपक है जिसके प्रति हम उसको कंडीशन कर रहे हैं, अनुकूलित कर रहे हैं, तो मूल उद्दीपक के प्रति जब हम अनुकूलित करते हैं तो जैसे जैसे उद्दीपक के प्रति अनुकूलन की प्रोसेस बढ़ती जाती है, बार बार हम मूल उद्दीपक के साथ उसको अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं, तो अनुकूलन की प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे वह प्राणी या जीव उस मूल उद्दीपक और अन्य जो दूसरा उद्दीपक है उसमें भेद करना सीख जाता है। तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है? उद्दीपक विभेदन कहा जाता है। विभेद करने की क्षमता होना, मूल उद्दीपक तथा अन्य समान उद्दीपकों के बीच स्पष्ट अंतर या विभेद कर लेना क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। तो सामान्यीकरण के विपरीत कौन सा पद हो गया? विभेदन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुलविंग नाम किससे साहचर्यित है? टुलविंग नाम किससे साहचर्यित है? टुलविंग जो नाम है, ये टुलविंग नाम किससे साहचर्यित है, किससे संबंधित है, किससे सह संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आत्मनिष्ठ संगठन से, दूसरा श्रेणी गुंचन से, तीसरा अव्यक्त अधिगम से, या इनमें से कोई नहीं। आपने पहली बार ये नाम सुना होगा टुलविंग। विभेदन भी आपने शायद बहुत कम बच्चे हैं जो जानते थे। टुलविंग का नाम किससे साहचर्यित है? आत्मनिष्ठ संगठन, श्रेणी गुंचन, अव्यक्त अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा
आत्मनिष्ठ संगठन। यहाँ पर टुलविंग नाम किसे साचरित है? आत्मनिष्ठ संगठन से। आत्मनिष्ठ संगठन का मतलब, आत्मनिष्ठ संगठन जो संप्रति दिया वो आत्मनिष्ठ संगठन का संप्रति टुलविंग ने विकसित किया था। ये विद्वान है, टुलविंग नाम है। तो किससे साचरित है? आत्मनिष्ठ संगठन से। अब ये आत्मनिष्ठ संगठन होता क्या है? आत्मनिष्ठ संगठन जो था ये, इसकी पहचान टुलविंग ने की थी। टुलविंग ने 1962 में की थी और अपने प्रयोगों के आधार पर उसने सिद्ध किया कि जब पदों या एकांशों की सूची को सीखने में, कोई पद हो या एकांश हो, एक अंश एक भाग, उसको सीखने में व्यक्ति जब अपनी ओर से कुछ विशिष्ट संगठनात्मक युक्तियों को अपनाता है, जैसे हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं मान लो, और याद करने के लिए हम कोई तरीका अपनाते हैं अपना भी, जैसे पढ़ते पढ़ते बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें सिमिलरिटी होती है, तो उनके आधार पर हम उसको एक मन में या मस्तिष्क में कोडिंग कर लेते हैं कि ये ऐसा है। तो आत्मनिष्ठ संगठन में क्या होता है कि कुछ विशेष संगठनात्मक युक्तियों को अपनाता है व्यक्ति, जिसे आत्मनिष्ठ संगठन कहा जाता है। सामान्यतः इस तरह आत्मनिष्ठ संगठन से वाचिक अधिगम उत्तम और मजबूत होता है। यानी वाचिक जो अधिगम होता है वह श्रेष्ठ होता है, मजबूत होता है। जैसे मान लिया जाए कि यदि किसी सूची में 5 पद हैं, मान लो कोई सूची है शब्दों की याद करने की, उसमें 5 पद है। अब उन 5 पदों को याद करना है, जैसे काऊ, डॉग, कैट, रैट, मैट। इसे याद करते समय व्यक्ति मन में ऐसी युक्ति विकसित कर लेता ऑटोमेटिक कि इसके अंतिम 3 जो पद हैं, इन 3 पदों में अंतिम 2 अक्षर समान है। जैसे CAT में 80, रैट में 80, मैट में 80, तो अंतिम जो अक्षर 2 हैं वो क्या है? समान है। तो कैट, रैट, मैट, इस प्रकार वह युक्ति को विकसित कर लेता है। तो यहाँ पर अंतिम 2 अक्षर जो है वो समान है, तो इसे ही आत्मनिष्ठ संगठन कहा जाता है। ये आत्मनिष्ठ संगठन के क्या होंगे? उदाहरण। इससे वाचिक अधिगम क्या होता है मित्रों? मजबूत होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी गुंछन से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3, श्रेणी गुंछन से प्रत्याहान मजबूत होता है, प्रत्याहान बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। प्रत्याहान, ये प्रत्याहान ही है, ये पहला जो शब्द है ये सही लिखा हुआ है प्रत्याहान, यहाँ पर भी प्रत्याहान है और तीसरे में प्रत्याहान है। प्रत्याहान बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, प्रत्याहान प्रोत्साहित होता है, इनमें से कोई नहीं। श्रेणी गुंछन पहले है क्या, हम यही नहीं जानते, नया पद है आपके लिए, तो पहले आप समझ लें श्रेणी गुंछन क्या है। यदि आपको कोई पता है तो आप आंसर सोच लिया होगा आपने। श्रेणी गुंछन जो होता है एक गुच्छा होता है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक पदों का गुच्छा होता है। तो श्रेणी गुंछन में क्या होता है? प्रत्याहान बाधित होता है या प्रत्याहान बिल्कुल समाप्त हो जाता है या प्रत्याहान प्रोत्साहित होता है? तो यहाँ पर श्रेणी गुंछन से प्रत्याहान मित्रों क्या होता है? प्रोत्साहित होता है, मजबूत होता है। अब होता कैसे है वो देखते हैं हम। श्रेणी गुंछन वाचिक अधिगम पर श्रेणी गुंछन का प्रभाव पड़ता है। श्रेणी जो गुंछन है, जैसे अभी पदों का एक समूह था, उसी प्रकार वाचिक अधिगम पर श्रेणी गुंछन का क्या होता है? प्रभाव। इस कारक की पहचान सबसे पहले बोसफील्ड ने की थी। श्रेणी गुंछन की पहचान किसने की थी? बोसफील्ड ने। अब श्रेणी गुंछन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि श्रेणी गुंछन में एकांश जो होते हैं, एक अंश, उसकी विशेष श्रेणियां होती है। यानी मैं आपको सीधा समझाऊं तो जैसे मान लो एक समूह होता है, जैसे मान लो 12 का समूह है। अब 12 के समूह में 3 फलों के नाम हैं, 3 गंधों के नाम है, खुशबू वाले फूलों के नाम है, ये लगा लो 3 फूलों के नाम है, 3 सब्जियों के नाम है, फलों के नाम है, और 3 सब्जियों के नाम है, और 3 गंधों के नाम है। इस प्रकार 3-3 का समूह है। तो हमने 12 चीज़ याद करने के लिए दी, 12 शाब्दिक एकांश की सूची प्रयोज्य को दी, जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं। वह व्यक्ति जब उनको याद करता है तो समूह बना लेता है। ये तो 3-3 अलग अलग, ये 3 फलों के नाम है, ये 3 सब्जियों के नाम है, ये 3 फूलों के नाम है। इस प्रकार वह श्रेणी विभाजित कर लेता है और एक श्रेणी का एक गुच्छा सा बन जाता है, जैसे 3-3 का एक समूह हो गया। तो फल है, मान लो फल है, तो फल में कितने हैं? 3 है। इस प्रकार 3 का समूह एक गुच्छा हो गया। तो यहाँ पर इस तरह इनको समझकर वो बच्चे सीखते हैं। तो यह श्रेणी गुंछन का क्या होगा? उदाहरण होगा।
अधिगम की प्रक्रिया अधिक मजबूत होती है इससे और बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो ये श्रेणी गुंजन था। श्रेणी गुंजन की पहचान किसने की थी? बोसफील्ड ने की थी। शब्द या एकांशों का समूह जिसे बच्चे याद करते हैं समूह में, गुच्छे में बांट करके, वो श्रेणी गुंजन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वर्ग उस चित्र को कहा जाएगा या कहा जाता है जिसकी 4 भुजा हो तथा जिसके चारों कोणों का योग 90 डिग्री हो। 4 कोण कितने डिग्री के हों? 90 डिग्री के। इस कथन में जो संप्रत्यय कंसेप्ट विकसित होता है, बनता है, उसे आप किस श्रेणी में रखेंगे? एक बार पुनः सुन ले। एक वर्ग उस चित्र को कहा जाता है जिसके 4 भुजा हो तथा जिसके चारों कोण कितने डिग्री के हों? 90 डिग्री के हों। इस कथन में जो कंसेप्ट विकसित होगा, जो संप्रत्यय होगा, उस संप्रत्यय को आप किस श्रेणी में रखेंगे? कृत्रिम संप्रत्यय, स्वाभाविक संप्रत्यय, वियोजक संप्रत्यय या इनमें से कोई नहीं? वापस सुन ले, कृत्रिम संप्रत्यय, स्वाभाविक संप्रत्यय, वियोजक संप्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। एक वर्ग उस चित्र को कहा जाएगा जिसकी 4 भुजा हो और चारों भुजा के कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर जो विशेषता है ये फिक्स है, तो यह किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? आप इसको किस श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पर मित्रों इसे हम कृत्रिम संप्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? कृत्रिम संप्रत्यय। यानी कृत्रिम संप्रत्यय का उदाहरण होगा। क्यों होगा? कृत्रिम संप्रत्यय कहते किसे हैं? एक ऐसा संप्रत्यय जिसके निश्चित नियम हो, निश्चित गुण हो, जो निश्चित नियमों और गुणों के सेट से जिसे परिभाषित किया जा सकता हो, ऐसे संप्रत्यय जो भी बनेंगे जिसको हम फिक्स नियमों में बांध सकते हैं, ये ऐसा है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो निश्चित पारिभाषिक विशेषताएं जिसकी होती है, फिक्स होती है, उसको हम कौन सा संप्रत्यय कहेंगे? कृत्रिम संप्रत्यय कहते हैं। आपको आगे मैं बताता हूँ। सामान्यतः कंसेप्ट संप्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिम संप्रत्यय और दूसरा होता है स्वाभाविक संप्रत्यय। तो कृत्रिम संप्रत्यय ऐसा संप्रत्यय जिसमें निश्चित नियमों और गुणों के सेट द्वारा जिसे परिभाषित किया जाता है, उस वर्ग या चित्र को क्या कहा जाता है? उसको कृत्रिम संप्रत्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि एक चित्र उसे कहा जाएगा, वर्ग उसे कहा जाएगा जिसके 4 भुजा हो और उसके चारों कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री का। अब आता है स्वाभाविक संप्रत्यय। स्वाभाविक संप्रत्यय ऐसा संप्रत्यय जिसका कोई स्पष्ट पारिभाषिक गुण नहीं होता, कोई निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता। जैसे क्या मुर्गी एक जानवर है? यहाँ जानवर एक स्वाभाविक संप्रत्यय है, क्योंकि जानवर में बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत सारे जानवर आते, इसके फिक्स विशेषता नहीं हो सकती। किंतु जानवर कहलाने के लिए कौन कौन से गुणों का, पारिभाषिक गुणों का होना आवश्यक है, इसकी निश्चित सीमा नहीं है। यानी जिसके निश्चित पारिभाषिक विशेषताएं नहीं होती है वह संप्रत्यय स्वाभाविक संप्रत्यय कहलाएगा, और जिसके निश्चित पारिभाषिक विशेषताएं होती है उसे हम कृत्रिम संप्रत्यय कहते हैं। मित्रों, मैं भूल जाता हूँ, आप सभी वीडियो जो देख रहे हैं ये आप सभी सबसे पहले तो इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक आप करना भूल जाते हो, वीडियो देख लेते हो, व्यू खूब होते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं। तो आप जितना लाइक करोगे उतना ही ये सर्च होता है, वीडियो आगे जाता है और बच्चों को भी लाभ पहुँचेगा। तो सबसे पहले हम आपको निःशुल्क ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। निःशुल्क हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, तो आपका भी ये दायित्व बनता है। मैं ऐसे आशा उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हमारे हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने शायद बहुत कम क्वेश्चन हल कर रखे हैं। कौशल अधिगम की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किसे आप शामिल नहीं करेंगे? कौशल अधिगम की अवस्था, तो कौशल अधिगम की अवस्थाएं होती है संज्ञानात्मक अवस्था, साहचर्यात्मक अवस्था, स्वायत्त अवस्था, प्रतिरोध अवस्था। तो प्रतिरोध है तो नहीं है, तो इस प्रकार ये अवस्थाएं दे रखी। तो जो कौशल अधिगम की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में से आप किसे शामिल नहीं करेंगे? संज्ञानात्मक अवस्था को, कौन सी अवस्था नहीं है मतलब कहने का ये कौशल अधिगम की? साहचर्यात्मक अवस्था, स्वायत्त अवस्था और प्रतिरोध अवस्था। यहाँ पर कौशल अधिगम की कौन सी अवस्था को हम शामिल नहीं करेंगे? ये मेरे मुंह से निकल गया है पहला ही।
तो यहाँ पर किसको शामिल नहीं करेंगे, प्रतिरोध अवस्था को। कौशल अधिगम की जो अवस्थाएं हैं, एक विद्वान हुए फिट्स, क्या नाम है उनका, फिट्स महोदय ने कौशल अधिगम की विशेषताएं बताई, और कौशल अधिगम की उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, 4। तो कौशल अधिगम की उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। 3 अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्था, पहली अवस्था संज्ञानात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था साहचर्यात्मक अवस्था, और तीसरी अवस्था स्वायत्त अवस्था। संज्ञानात्मक जो अवस्था है उसे कॉग्निटिव फेज कहते हैं, साहचर्यात्मक अवस्था को एसोसिएटिव फेज कहते हैं, और स्वायत्त जो अवस्था है उसे ऑटोनोमस फेज कहा जाता है। तो इस प्रकार कौशल अधिगम की अवस्थाएं फिट्स महोदय द्वारा बताई गई, और कितनी बताई, 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, फिट्स द्वारा बताई गई 3 कौशल अधिगम की, संज्ञानात्मक अवस्था, कॉग्निटिव फेज, साहचर्यात्मक अवस्था, और स्वायत्त अवस्था, ऑटोनोमस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखकर स्कूटर चलाने में आसानी महसूस करता है तो यह उदाहरण बनता है। ये सवाल सरल है, आप सभी जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है और स्कूटर चलाना सीखता है तो वह आसानी महसूस करता है, अर्थात वह पूर्व जो ज्ञान है वह उसकी मदद करता है। तो जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान या कौशल नई परिस्थिति में हमारी मदद करता है तो यह अधिगम का कौन सा अंतरण कहलाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, शून्य अंतरण और द्विपार्श्विक अंतरण। ये द्विपाली है, द्विपार्श्विक अंतरण। तो यहाँ पर कौन सा अंतरण कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, मदद कर रहा है तो कौन सा अंतरण होगा, धनात्मक अंतरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब कोई छात्र किसी पाठ या कार्य को इस उद्देश्य से सीखता है कि उसे ऐसा करने से एक अच्छा वित्तीय पुरस्कार मिलेगा, यानी कोई बालक किसी चीज़ को याद करता है, किसी पाठ को इस उद्देश्य से याद करता है, उद्देश्य से याद करता है, सीखता है कि ऐसा करने से उसे पुरस्कार मिलेगा, तो वह किससे प्रेरित है, आंतरिक अभिप्रेरणा से, बाह्य अभिप्रेरण से, उपलब्धि अभिप्रेरक से, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जब कोई ये सोचे कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, ऐसा सोच करके वो यदि लर्निंग करता है, सीखता है, तो वह बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, यानी वह कौन सा अभिप्रेरण कहलाएगा, बी। हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, बी, बाह्य अभिप्रेरण। वो बाह्य अभिप्रेरित है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो व्यक्ति होता है वह लक्ष्य प्राप्ति तक उसकी अभिप्रेरणा समाप्त नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को आंतरिक रूप से मोटिवेट होना चाहिए। आंतरिक अभिप्रेरणा ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई छात्र शैक्षणिक क्षेत्रों की अपेक्षा अशैक्षणिक क्षेत्रों में अधिक अभिरुचि दिखलाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह विश्लेषणात्मक शैली से निर्देशित हो रहा है, संबंधात्मक शैली से निर्देशित हो रहा है, इन दोनों शैलियों से निर्देशित हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं। जब कोई छात्र शैक्षणिक जो क्षेत्रों की अपेक्षा अशैक्षणिक जो क्षेत्र है, पढ़ाई से संबंधित जो क्षेत्र नहीं, उनमें इंटरेस्ट अधिक दिखलाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह कौन सी शैली से अभिप्रेरित है, कौन सी शैली से निर्देशित हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है विश्लेषणात्मक शैली, संबंधात्मक शैली, इन दोनों शैली से निर्देशित हो रहा है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप आंसर सोच लिया होगा आपने, कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संबंधात्मक शैली से क्या हो रहा है, निर्देशित हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, संबंधात्मक शैली से निर्देशित हो रहा है। एक विद्वान हुए एंडरसन, क्या नाम है, एंडरसन। तो एंडरसन ने अधिगम की शैली बताई, तो अधिगम की कितनी शैली बताई, 2, एक संबंधात्मक शैली और दूसरी विश्लेषणात्मक शैली। यहाँ पर आपके सामने है, एंडरसन ने 1989 में 89 में अधिगम की शैली बताई और अधिगम को शैलियों को 2 भागों में बांटा। पहली शैली संबंधात्मक शैली और दूसरी है विश्लेषणात्मक शैली। यहाँ पर जो संबंधात्मक शैली है, इस शैली की क्या विशेषता है कि इसमें व्यक्ति अशैक्षणिक जो क्षेत्र है उसमें अधिक इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है।
जबकि विश्लेषणात्मक शैली में व्यक्ति शैक्षणिक कार्यों में अधिक अभिरुचि दिखलाता है। तो जब कोई व्यक्ति शैक्षणिक कार्यों में अधिक अभिरुचि दिखलाता है तो समझ जाना वो विश्लेषणात्मक शैली से प्रेरित है, और जब कोई व्यक्ति अशैक्षणिक क्षेत्रों में अधिक कार्य उन्मुखता दिखलाता है तो वह किससे प्रेरित है? संबंधात्मक शैली से। यह सूचना या घटना, ये घटना है, वह सूचना या घटना प्रत्यक्षण समग्र रूप से करते हैं। यानी ये जो संबंधात्मक शैली से प्रेरित व्यक्ति होते हैं कि किसी भी घटना या सूचना को का जो प्रत्यक्षण करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये समग्र रूप से करते हैं, पूरा करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिगम अशक्तता के लक्षणों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? लर्निंग जो डिसेबिलिटी है, अक्षमता है, असमर्थता है, उनके लक्षणों में कौन से लक्षण को शामिल नहीं किया जाता? तो यहाँ पर अधिगम अक्षम जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ बहुत सारी विशेषताएं होती है, तो कौन सा जो लक्षण है, सिम्टम्स है, जिसे हम शामिल नहीं करेंगे? यहाँ पर पहला है ऑप्शन, ऐसे बच्चे पढ़ने लिखने से संबंध कठिनाई होती है ऐसे बच्चों को। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे बच्चों को नींद कम आती है, ऐसे बच्चे की गणितीय क्षमता कम होती है, ऐसे बच्चों में बोलने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता कम होती है। तो यहाँ पर अधिगम में जो असमर्थ बच्चे हैं उनमें कौन सा लक्षण शामिल नहीं होगा? ऐसे बच्चे पढ़ने लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे बच्चों को नींद कम आती है, ऐसे बच्चों की गणितीय जो क्षमता कम होती है, या ऐसे बच्चों में बोलने और तर्क करने की क्षमता कम होती है। दोस्तों यहाँ पर जो सवाल है, इस सवाल में एक शब्द हमने ध्यान नहीं दिया होगा, इस शब्द को जरूर ध्यान रखना। ये सवाल आराम से पढ़ा करो, इसमें नहीं जो शब्द होता है ना, ये दिखाई नहीं देता। अधिगम अशक्तता के लक्षणों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? यानी 3 जो है वो अधिगम अक्षमता के लक्षण है, एक नहीं है। तो ऐसे बच्चों में पढ़ने लिखने के संबंध कठिनाई होती है, तो बिल्कुल होती है। ऐसे बच्चों को नींद कम आती है, इसका कोई मतलब नहीं, नींद खूब लेते हैं। ऐसे बच्चों में गणितीय क्षमता कम होती है, बिल्कुल सही है। ऐसे बच्चों में बोलने और तर्क करने की क्षमता कम होती है। ये सभी जो है अधिगम अक्षमता, असमर्थता वाले बच्चों में ये लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन नींद का इससे कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ये पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बी। इसके व्याख्या में हम देखते हैं, अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की बुद्धि सामान्य या उससे ऊपर होती है। यानी जरूरी नहीं है कि मंद बुद्धि हो, तो सामान्य उससे ऊपर होती है। अधिगम में अक्षम जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि सामान्य या उससे ऊपर होती है। इनमें कोई विशेष विकृति जैसे मानसिक मंदता आदि नहीं होती है। अमेरिका में नेशनल जो कमेटी है, नेशनल जॉइंट कमेटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी 1889 में अधिगम जो है सशक्तता का एक व्यापक सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी। तो ये परिभाषा दी उन्होंने अधिगम अक्षमता की, और इस परिभाषा के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकले, उस निष्कर्ष पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अधिगम असमर्थता वाले बच्चों में क्या क्या कठिनाई होती है? पहला जैसे दे रखा है, इस तरह के जो बच्चे होंगे उनमें विकृतियाँ होती है। पहला क्या दे रखा है? उनमें क्या होती है? विकृतियाँ होती कई तरह की। इन विकृतियों का संबंध बच्चे के सुनने से होता है, बोलने से होता है, पढ़ने से भी होता है, लिखने से भी होता है, और तर्क करने से भी, और गणितीय क्षमताओं से भी होता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से अधिगम असमर्थता के बारे में 2 महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चला है, जो इस प्रकार है कि ये क्यों होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया, डिसफंक्शन के कारण ऐसा होता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिगम अक्षमता विकसित हो जाती है। तो अधिगम अक्षमता क्यों विकसित होती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया के कारण। अधिगम आसक्तता पूरे जीवन काल के लिए एक चुनौती होती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य अधिगम अक्षमता के बारे में जब अध्ययन किया तो पता चला है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम सिद्धांतों का अनुप्रयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? अधिगम के जो सिद्धांत है उनका अनुप्रयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? विभिन्न संगठनों में नहीं, इसका ध्यान रखना। विभिन्न संगठनों में, कुसामाजिक व्यवहार में, या फिर
कुसामाजिक व्यवहारों को समझने और उपचार में, या बच्चों के पालन पोषण में, या जटिल उद्दीपकों के प्रत्यक्षण में। कोई जटिल उद्दीपक हो उनको देखने में। तो देखो, अधिगम के जो सिद्धांतों का प्रयोग है वो बच्चों के पालन पोषण में भी होता है, कुसामाजिक व्यवहार को समझने में भी होता है, विभिन्न संगठनों में भी होता है। किस में नहीं होता? जटिल उद्दीपकों के प्रत्यक्षण में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। तो शैक्षणिक जो अधिगम है, शैक्षणिक अधिगम में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, और जो अधिगम सिद्धांत का जो उपयोग है मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में किया जाता है। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है संगठन में, संगठन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है कुसामाजिक व्यवहार और उनके उपचार में भी किया जाता है। यहाँ पर कुसामाजिक व्यवहार और उसके उपचार में ट्रीटमेंट में होता है। तीसरा बच्चों के पालन पोषण में, यानी चाइल्ड जो है केयरिंग में होता है। और चौथा है शैक्षणिक अधिगम। चौथा पॉइंट कौन सा होगा? शैक्षणिक अधिगम में। शैक्षणिक अधिगम में एकेडमिक लर्निंग में भी अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, ये 10 प्रश्न आज के सेशन के थे। नवीन प्रश्न मैंने देने का प्रयास किया, और ये NCERT राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न है। अभी कहाँ से लिए, बनाए हैं, कैसे लिए, इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बेहद अच्छे क्वेश्चन हैं। आपने इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पढ़े थे पहले, तो आप आज समझ गए होंगे। इस प्रकार हमारे अनवरत रूप से जो है वीडियो में नवीन जानकारी आपको मिलती रहेगी। ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है, गोल्डन प्रश्न है, निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर, प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट भी आप लिखा करें, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, उसका जवाब दूंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।